नमस्कार, मैं श्रेया। शिक्षा की बात हर शनिवार के इस नए अंक में आप सभी शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। शिक्षा की बात हर शनिवार आप सभी शिक्षकों के सवालों को मंच देता है और उन्हीं सवालों के जवाब के साथ हमारे बीच एक बार फिर उपस्थित हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है निधि कुमारी किशनगंज से, कहती हैं सर शिक्षा की बात से तो हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं, पर कभी कभी तुरंत के तुरंत हमें कुछ जानकारियां चाहिए होती है। ऐसे में हम आपको तुरंत ही व्हाट्सएप करते हैं, कभी कभी कॉल भी कर देते हैं। सर उसका मुझे कुछ पता नहीं चलता है, कृपया बताएं कि उस मैसेज का क्या होता है। देखिए, मैं देखता तो सभी हूँ, मैसेज है, कॉल है और बड़ी संख्या में आते हैं और कभी कभी एक एक घंटे में 50 मैसेज और 50 कॉल भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग मिड डे मील की शिकायत करते हैं और विभिन्न प्रकार के इश्यूज़ के बारे में लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए, किसी चैनल को फ्लड कर देना और किसी चैनल में इतने सारे मैसेजेस एक साथ भेजना, उससे क्या होता है कि उसका फिर कंप्लायंस का भी इश्यूज आ जाता है। हम लोगों ने एक ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम बनाया था, आपको याद होगा, मैं पिछली बार भी मैंने कहा कि आप उसमें पोस्ट करिए, उसको मैं रोज़ सुबह और शाम देखता हूँ और देखता हूँ क्या कार्रवाई होती है। अगर आप व्हाट्सअप, अगर आज जैसे आपने 9 बजे मुझे किया, 11 बजे होते होते वो आपका 150वां मैसेज हो जाएगा। मतलब वो इतना नीचे चला जाएगा कि उस मैसेज का अहमियत और उस पर कोई ध्यान ही नहीं जाएगा मेरा, क्योंकि हर घंटे 50 मैसेज, 60 मैसेज, 100 मैसेज आते हैं, कॉल भी बहुत आते हैं और सारे अननोन नंबर से ही आते हैं। जैसे आप देखते हैं टीचर लोगों का सारे अननोन रहता है। मैं कभी कभी मैं सबको नोट करता हूँ और मेरा कार्यालय कॉल बैक करता है और मेरा बस यही अनुरोध है, मैं ज़रूर सभी टीचर से 1-to-1 संपर्क में रहना चाहता हूँ, किंतु जो सबसे आपातकालीन वाले इश्यूज़ हैं, कभी कभी बहुत आपातकालीन स्थिति में भी टीचर्स फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं, उस मैसेज को तो बहुत ध्यान से देखता हूँ। मतलब कोई टीचर कोई क्राइसिस में है या उसको विशेष समस्या है। लेकिन रूटीन में अगर आप पूछने लग जाएं कि मेरा ट्रांसफ़र कब हुआ, मेरा क्या हुआ, मेरा इस आवेदन का क्या हुआ, मेरा HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, मेरा प्राण ठीक नहीं हुआ, तो वो सब मैसेजेस जो हैं वो टेक्निकली हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जो ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल है उसके माध्यम से प्राप्त हों, ताकि मेरा ऑफिसर भी देख सके, मैं भी देखूंगा, वो भी देखेंगे और समाधान करूं। लेकिन क्राइसिस ज़रूर, कोई क्राइसिस हो तो वो तो मैं देखता ही हूँ। बहुत बार आया है, बहुत बार क्राइसिस वाले मैसेजेस आए हैं और उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। बट बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पता चला वो क्राइसिस वाला मैसेज पहुंच गया 250 मैसेज पे और जो साधारण या रूटीन मैसेज जो है वो चले जा रहे हैं। तो सरकारी नंबर है, सब जगह सबको पता तो चल ही जाता है, किंतु थोड़ा कौन सा मैसेज किस चैनल में भेजना हो और कौन सा मैसेज किस मतलब संपर्क कार्यालय में भेजे जाएं, वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आपको पता होगा, मैंने इवन जो वेतन की बात हुई, बहुत सारे लोग HRMS, प्रान नंबर और कि 2 महीने से मुझे वेतन नहीं मिला, मेरा प्रान नंबर ठीक नहीं हुआ, तो हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये सब DO का काम है और DO नहीं अगर करेंगे तो वो अपना वेतन नहीं निकालेंगे और उनके पूरे कार्यालय का वेतन नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहा पूरे के पूरे शिक्षा जो व्यवस्था है, जो क्लर्क्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, किसी का वेतन नहीं निकलेगा और टीचर का वेतन निकलेगा। इसलिए थोड़ा इस पर टीचर लोगों को ध्यान देना चाहिए और वही मैसेज भेजें जो आपको लगता है कि बहुत क्राइसिस है और ACS का ध्यान इमीडिएटली इस पर होना चाहिए। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द मैसेजेस मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने ऑफिसर्स को और बहुतों को कॉल बैक भी आता होगा, सब लोग देखते होंगे। बट चैनल प्रॉपरेट चैनल होगा कि आप ग्रीवांस हैंडलिंग जो पोर्टल है उस पर आप पोस्ट करें। सर दूसरा सवाल स्मिता श्री, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असुरारी बरौनी बेगूसराय से।
सर, मैंने अनुभव किया है कि कक्षा में गहन प्रयास करने के बाद भी यथेष्ट आउटपुट विद्यार्थियों के लर्निंग के रूप में नहीं मिलता है। विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि सबसे बड़ी खोट बच्चों की लगातार अनुपस्थिति या फिर अनियमित अनुपस्थिति है, जिससे वो पाठ में सिखाए गए विषयों को क्रम में नहीं ले पाते हैं और न ही सजगता से स्मरण में संग्रहित कर पाते हैं। हम सर्व शिक्षा लागू करने के चौथाई दशक आगे आ चुके हैं और 86वें संविधान संशोधन में बच्चों को शिक्षा दिलाने को मौलिक कर्तव्य के रूप में रखने के बावजूद अभी तक अभिभावकों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं तय कर पाए हैं। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपके प्रयासों में आप इस संबंधित कोई निर्देश देंगे जिससे विद्यालय के हाथ सशक्त हो और अधिगम आउटपुट बढ़े? देखिए, अगर आप किसी सरकारी व्यवस्था में, तो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी आप देखते होंगे, और अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में लगातार अनुपस्थित होता है और अनियमित है, तो उसको चिट्ठी उसके माता पिता को भेज देते हैं कि भाई आपके टीचर, आपके जो स्टूडेंट है और आपके जो छात्र छात्रा है, हम लोग स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह व्यवस्था आपके पेरेंट टीचर मीटिंग में और आपको भी है। मतलब अगर आप उसको नोटिस देंगे कि आप अपने बच्चे को लगातार नियमित नहीं आएंगे, तो हम उस स्टूडेंट को हम लोग स्कूल से निकाल देंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई विशेष व्यवस्था हो। ये व्यवस्था आज भी हेडमास्टर के पास है और आज भी क्लास टीचर के पास है। ये हम लोगों ने ना ही उनसे लिया है। और यह भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन करते हैं और ट्यूशन में चले जाते हैं। क्योंकि मैंने हाल ही में मैंने एक देखा था, तो यह बिल्कुल इलीगल है और अनियमित है। और अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने सरकारी स्कूल से लापता रहता है, तो यह हेडमास्टर और जो टीचर है, ये उनके पेरेंट को नोटिस देंगे कि यदि आप अपने टीचर स्टूडेंट को नियमित रूप से नहीं भेजेंगे तो हम लोग उसका नाम काट देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 270 दिन का आपका स्कूलिंग है, आप 50 दिन आ जाएं और ये उम्मीद करें कि हम लोग गुणवत्ता शिक्षा देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। यह पेरेंट का भी दायित्व है कि बच्चे को सुबह से उठाएं, सुबह सुबह स्कूल भेजें और समय पे भेजें। बहुत सारी समस्या हो सकती है, कोई व्यक्तिगत विशेष समस्या हो सकती है, और मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल ये सख्ती टीचर्स भी बरतें और हेडमास्टर भी बरतें और पेरेंट्स को सचेत कर दें कि अगर आपका बच्चा नहीं आएगा, एक बार लिखित में दे दें कि भाई देखिए ऐसा सा है, आपका बच्चा फलाना दिन इस महीने में इतने दिन आया और इतने दिन नहीं आया, और ये बिल्कुल खेद का विषय है, और ये इसमें अगर सुधार नहीं होगा तो हम आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह चेतावनी देनी चाहिए। हम वो वाला सिस्टम नहीं लागू कर रहे हैं कि 3 दिन में अगर स्कूल में नहीं आया तो नाम काट दिया जाए। हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है या कोई घर पे कोई विशेष समस्या हो सकती है, लेकिन अगर डिलिब्रेट आप ट्यूशन में पढ़ेंगे या कहीं और जाके पढ़ते रहेंगे और इस स्कूल में नहीं आएंगे, तो अनावश्यक रूप से आप पूरे शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ेंगे। तो इस टीचर्स और हेडमास्टर इस संबंध में सजग रहें, और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स नहीं आते हैं तब भी चेतावनी दें। थोड़ी कड़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, शैक्षणिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती है। यह कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग वन साइडेड मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे अभिभावक इसको लाइटली ले रहे हैं या बच्चे बहुत लाइटली ले रहे हैं। नहीं, ये नहीं ले सकते। सरकार कितना पैसा इसमें डालती है, कितना टीचर बहाल कर चुके हैं, कितने बुक्स आपको फ्री दिए हैं, कितना स्कॉलरशिप देती है, कितनी राशि इसमें व्यय होता है। इस व्यवस्था को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। हम मेहनत करेंगे तो अभिभावक को भी मेहनत करना पड़ेगा और बच्चों को भी मेहनत करके स्कूल में आना पड़ेगा। ये दोनों तरफ है। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोली हैं कि इतनी मेहनत करती हैं, उसके बाद भी बच्चा अगर गायब हो जाएगा तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये हम लोग कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं हम लोग चाह रहे हैं कि एक तरफा हम मेहनत करते रहें और दूर से बच्चा ही नहीं आए और बच्चा भाग जाए। तो ये थोड़ा टाइटनिंग ऑफ द सिस्टम, पेरेंट को चेतावनी, पेरेंट को नोटिस, और उसके बाद टर्मिनेट कर दीजिए। कोई बोले जाइए अपना जहाँ पढ़ाना पढ़ाइए, हम इस पर इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे।
आप 50 दिन नहीं आएंगे तो क्या जवाब दे लेंगे आपकी पढ़ाई का। कॉलेज में ट्राई करिए, आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम लिखने नहीं देगा। प्राइवेट स्कूल में 3 दिन अगर नहीं आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, सप्ताह भर नहीं, अगले दिन टीसी दे देगा आपको। तो थोड़ा कड़ाई टीचर्स को और हेडमास्टर को करनी पड़ेगी, जितने अभिभावक हैं। सर अगला सवाल पुष्पा प्रसाद राजकीय कन्या मध्य विश्वविद्यालय कुचायकोट गोपालगंज से है। कहती हैं सर को मेरा प्रणाम। सर हमारे सरकारी विद्यालयों में प्रायः गरीब परिवार की बच्चियां पढ़ती हैं। मेरे द्वारा बच्चियों के स्वास्थ्य पर विद्यालय में कार्य किए जा रहे हैं। सर मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि सरकारी विद्यालयों में 6ठी से 8वीं या ऊपर कक्षा में बच्चियों के साथ माहवारी के समय स्कूल आना बहुत मुश्किल होता है। सरकार के द्वारा सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था स्कूल को कैसे उपलब्ध होगी जिससे कि बच्चियों की पढ़ाई उस दौरान बाधित नहीं हो सके। देखिए, राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, और राज्य सरकार सभी को डीबीटी के माध्यम से 300 रुपये देती है। हम लोग पहले लेट देते थे साल के अंत में, इस बार हम लोग शुरू में देना चाह रहे हैं और ये अगला 1 महीना में ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, हम लोग का ये इच्छा है कि ये जो पैसा है ये बच्चियां अपने आप पूल कर सकती हैं, 300 रुपये हैं, फिर वो सैनिटरी नैपकिन खरीद सकती हैं और स्कूल में स्टॉक कर सकती हैं, और जब जब लड़कियों को आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग कर सकती है। मैं अभी हाल ही में आरा में एक स्कूल में गया था, तो लड़कियों ने एक रूम का नाम पिंक रूम लिखा हुआ था, उन्होंने पिंक कलर का सब कुछ पेंट किया हुआ था, पिंक रूम। और जो भी लड़कियों की इस प्रकार की समस्या आती है तो वो उस पिंक रूम जाती हैं, वहाँ पे ये पैड अलमारियों में स्टॉक रहता है और वहाँ से अपना यूज़ करते हैं। तो ये लड़कियों को जॉइंटली इसको यूज़ करना और जॉइंटली इस व्यवस्था को प्रयोग करना ये सिखाना चाहिए। तो डीबीटी में हो सकता है कि उनको पता भी नहीं हो, क्योंकि पैसा तो जाता है अकाउंट में, अब इसको पता भी नहीं होगा कि 300 रुपये इस कार्य के लिए। तो ये मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लेडी टीचर्स हैं वो सभी लड़कियों को ये बात सिखाएं कि भाई 300 रुपये आए हैं, 10 लड़कियाँ हो गई तो 3000 रुपये हो जाएगा, और मतलब 100 लड़कियाँ हो जाएंगी तो आपका 30,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये सब इकट्ठा करके एक साथ वो परचेज़ कर सकती हैं इन लॉट्स और फिर यूज़ कर सकती हैं। तो लड़कियां इस पीरियड में स्कूल नहीं मिस करें, सरकार की ये मंशा है कि वो इस योजना का लाभ उठाएं, अवेयर हों, सबसे पहले तो अवेयर हो, और दूसरा इसका लाभ उठाएं, और साथ ही साथ सुनिश्चित करें कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं। सर अगला सवाल अंकित कुमार करते हैं। मैं एसीएस सर से ये कहना चाहता हूँ कि आप स्कूल के साथ साथ बच्चों को जेईई नीट लेवल के लिए स्पेशल टीचर को लाया जाए, जिससे बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आईआईटी और एम्स में जा सके। देखिए, हम लोग मैंने पिछले शायद एक एपिसोड से पहले मैंने कहा था कि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, और जल्दी ही ऑनलाइन इस कोर्सेज शुरू करेंगे, और जो भी बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो इस ऑनलाइन में एनरोल होंगे और प्रश्न भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग ऑन जॉब हैं, तो थोड़ा हमको समय लग रहा है क्योंकि ये नई व्यवस्था है, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले तो हम लोग जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और एनरोल करेंगे। अगला सवाल श्रीकांत विद्यालय अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडा पर शेखपुरा से। सर को सादर प्रणाम। निवेदन पूर्वक कहना है कि शिक्षण मजेदार जॉब तो है, परंतु विद्यालय पाठ्यक्रम करते करते शिक्षक मानसिक रूप से बर्नआउट हो जाते हैं। पूर्व में इस बर्नआउट के उपचार स्वरूप संकुल, बीआरसी एवं जिला स्तर पर कई तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। वह चाहे 1, 2 अथवा 5 दिवसीय ही होती थी, पर उससे शिक्षक तरोताजा, नयापन एवं उत्साहित महसूस करते थे। मेरा सवाल है कि शिक्षकों को बर्नआउट होने से बचाने के लिए वर्तमान में सरकार की क्या योजना है? देखिए, अगर मतलब आप कार्य को किस प्रकार लेते हैं उस पर आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। मैं भी 3 डिपार्टमेंट के प्रभार में, शिक्षा विभाग का मेरा अतिरिक्त प्रभार है,
मूल प्रभार मेरा मुख्यमंत्री के का प्रधान सचिव का प्रभार है और मंत्रिमंडल सचिवालय भी मेरे प्रभार में। आज ही मतलब कल ही मेरी आप देखे होंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उसके बाद देखिए अब यह है कि इस पूरे कार्य को बैलेंस करता हूँ मैं, और मेरा अपना मानना है मतलब समय तो मुझे मिलता भी नहीं है, मतलब इधर से उस कार्यालय से उधर कार्यालय, लेकिन अगर आप अपने कार्य को एंजॉय नहीं करेंगे, मतलब आपको मतलब उसको एंजॉयमेंट के रूप में ले लेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा बोझ है, मतलब आपको लगेगा नहीं ये बहुत ही हैवी वर्क है और आपको फिर बर्नआउट वाली स्थिति आ जाएगी। देखिए आप डील करते हैं बच्चों को, मतलब आप एक लॉट जो है ना, हम तो बहुत ही मैच्योर लोगों को डील करते हैं, हम टीचर्स को है, मेरे क्लर्क्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो इनसे मेरा संपर्क रहता है। लेकिन आप सोचते हैं वो चहचहाते बच्चे जो हैं, जो सीखने की ललत है, तो आप उसमें इन्वॉल्व जब हो जाएंगे ना तो आपको बर्नआउट की व्यवस्था मतलब नहीं लगेगी। आप मतलब आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, आप एक रूटीन जो कैलेंडर है, रूटीन वे ऑफ टीचिंग है, टीचिंग के रूटीन में बदलाव कर लीजिए, थोड़ा FLN किट लाइए, कुछ प्लेइंग मोड से करिए और कुछ बच्चों को इन्वॉल्व करके लर्निंग मोड के मतलब डेवलप करिए। हम लोग इस संबंध में ट्रेनिंग तो देते ही हैं, ये तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग कंपलसरी है और जो इन सर्विस ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, बट डे टू डे बेसिस में बर्नआउट जो होता है ना, जब तक आप इन्वॉल्व होकर मतलब इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस बोझ लगेगा। अगर हम समझ लें कि भाई मेरा ये 3 डिपार्टमेंट है, इसको हम बोझ समझ लें, आप सोचिए कि अंत में शाम के वक्त में क्या स्थिति मेरी हो जाएगी। मैं शाम के वक्त में आराम से जाता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो बर्नआउट वाली मेरी स्थिति तो है नहीं। और इसलिए टीचरों को मैं कहूँगा कि थोड़ा बच्चे जो हैं, बच्चों से इन्वॉल्व हुई और टीचिंग जो रूटीन प्रोसेस है ना उसमें थोड़ा ब्रेक करके गेम्स, FLN इसके माध्यम से करिए, तब आपको बर्नआउट नहीं लगेगा। और कोशिश करिए, हम लोग कुछ व्यवस्था निकालेंगे, बाद में टीचर्स को बुलाएंगे कि कैसे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। बट मेरा अपना कहना है कि थोड़ा बच्चों के बीच बैठ के मतलब हंसी मजाक ही चलिए सही 5 मिनट, तो बर्नआउट की स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। मैं भी करता हूँ, कभी कभी मैं मतलब मजाक करता था 5 मिनट, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता हूँ। तो ये थोड़ा आप कर सकते हैं। अगला सवाल श्रवण कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय भरतदास मंदिर, रोसड़ा, समस्तीपुर से। कहते हैं विद्यालय के लिए भूमि जो कि अतिक्रमित उपलब्ध रहने के बावजूद भवन निर्माण न होने के कारण डायस कोड निलंबित है, जिससे बच्चे सभी वित्तीय लाभ से वंचित रहते हैं। UDAS पोर्टल एवं ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर बच्चों के विभिन्न रिकॉर्ड का संधारण नहीं हो पाता है। मंदिर परिसर में ही विद्यालय का संचालन किया जाता है, अतः अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए विद्यालय भवन का निर्माण कर बंद डायस कोड चालू करवाने की कृपा करें, जिससे बच्चों को सभी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि पूरे राज्य में जितने भी स्कूल हैं उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाएं और हर स्कूल में कितनी ज़मीन है, कितना इंक्रोच्ड है, तो भू संपदा पदाधिकारी जो होंगे और सहायक भू संपदा पदाधिकारी वो इन सभी जो विद्यालय हैं इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो ये व्यवस्था हम लोग सभी स्कूल्स में कर रहे हैं और एक पूरा इन्वेंट्री बनाएंगे कि ये ज़मीन है स्कूल की, इतनी ज़मीन है और इंक्रोचमेंट इतनी है, तो इस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी इसकी बहाली हम लोग जल्दी करेंगे, जो इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा और इंक्रोचमेंट फ्री सभी स्कूल्स को करेगा। सर अगला सवाल संध्या और दीपा, वर्ग 5वीं, प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी, फुलवारी शरीफ, पटना से। सिद्धार्थ सर, जब आप मेरे स्कूल में आए थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और जब हम छात्रों को मेडल पहनाकर सम्मानित किए थे तो और ज़्यादा खुशी हुई थी।
लेकिन मैं कुछ कहना चाहती थी आपसे, लेकिन कह नहीं सकी। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं सिर्फ आपसे कहना चाहती हूँ। क्या आप कभी हम बच्चों से भी बात करें? देखिए, कुछ दिन पहले मेरी किलकारी से बात हुई थी और मैं अब कोशिश करूँगा कि एक बार बच्चों की सभा आयोजित करेंगे और राज्य में सभी बच्चों को बुलाऊंगा, कुछ कुछ बच्चों को, 50-60 बच्चे, ज़्यादा बच्चे तो बुला नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम 50 बच्चों को बुला के एक बार बैठ के बात करूँगा फिर से। तो कोशिश करूँगा कि उनकी बातें, उनके मन की बात सुनूं और बच्चों के मन में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बोलते हैं और कोई बायस नहीं रहता है और कोई जात पात, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, किसी का भी उसमें भाव नहीं रहता है। वो बिल्कुल निष्पक्ष बोलते हैं और निष्पक्ष भाव से अपने विचार रखते हैं और बहुत सारी जो व्यवस्था सुधरी हैं वो बच्चों ने ही आइडिया दिया था। कुछ तो टीचर्स भी दिए हैं बट बच्चों के आइडियाज़। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 50 बच्चों को बुला के अगली बार बात करके मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल मोतबर आलम नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कमार डांगी किशनगंज से। महाशय, शिक्षा विभाग के तरफ से कक्षा 1 से 5वीं तथा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए एक जैसा बेंच डेस्क मिला है। क्या 1 से 5वीं के बच्चों के लिए छोटे छोटे बेंच डेस्क की व्यवस्था है? देखिए, हम लोग अब बेंच डेस्क जो है अब एज वाइज है कर रहे हैं। हम लोग जो छोटे बच्चे हैं उसमें जूनियर बेंच हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और रंगीन बेंच है, लाल, पीला, हरा, नीला। तो इसलिए अब सीनियर बेंच जो है, बेंच डेस्क अलग होंगे और जूनियर अलग होंगे। तो इस साल हम लोग जूनियर बेंच डेस्क सैंक्शन कर रहे हैं ताकि जूनियर जो बेंच हैं वो बच्चों के लिए उपलब्ध हों। और हम चाहेंगे जहाँ जहाँ जूनियर क्लासेस में जो सीनियर बेंच लग गए हैं उसको सीनियर क्लास में शिफ्ट कर दिया जाए और जूनियर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है छोटे बेंच पे बैठे। तो इस साल हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं। अगला सवाल नवीन कुमार प्राथमिक विद्यालय हरपुर होरिल में विशिष्ट शिक्षक हैं। कहते हैं, सर मेरा ये आग्रह है कि अगर सारे विद्यालय में कम से कम एक स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था हो जाती तो पढ़ाने में बहुत मदद मिलती। सर, आने वाले दिनों में विभाग इस पर कोई प्लान है? देखिए, हम लोग 1 to 5 चाहते हैं कि किताबों से पढ़ाई हो और 1 to 5 में हम लोग स्मार्ट बोर्ड जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 से हर क्लासरूम में, 6 से हर स्कूल में हम लोग स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराएंगे 6th के बाद से। लेकिन 1 to 5 फिजिकली बुक से पढ़ेंगे और 6 से जो भी स्कूल है, 6 से बाद के स्कूल हैं उसमें स्मार्ट क्लास हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। इस साल हम लोग का यही टारगेट है। अगला सवाल डॉक्टर पूनम कुमारी हाई स्कूल निखती कला रघुनाथपुर सिवान से +2 की हिंदी की शिक्षिका हैं। सर, हमारे यहाँ +2 में छात्र छात्राओं की उपस्थिति की बहुत समस्या है। मैंने घर घर जाकर उनको विद्यालय लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी का कहना है कि विद्यालय जाने पर हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और कोचिंग में सिर्फ 2 घंटे में ही हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। कुछ बच्चे आना भी चाहते हैं तो उनकी कोचिंग की टाइमिंग विद्यालय के समय ही रखा गया है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि +2 विद्यालय में उपस्थिति सुधारने के लिए विभाग कुछ काम कर रहा है कि नहीं? देखिए, हम लोग बहुत ही स्पष्ट हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो विद्यालय में जाते हुए बच्चे हैं वो विद्यालय के समय उसको नहीं खोल सकते हैं। ये बहुत ही सख्त है निर्देश है कि आप टीचिंग आवर, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय आप उन बच्चों का उपस्थिति कोचिंग सेंटर्स में नहीं होगा। और यदि कोई स्कूल में इनरोल्ड बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में पाया जाएगा उस विद्यालय की अवधि में, तो उस कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए मैं सभी कोचिंग सेंटर को भी मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में इनरोल्ड है, ठीक है, कोई स्कूल से बाहर है या किसी प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल में, वो अपना जा सकता है। लेकिन अगर सरकारी विद्यालय में अगर बच्चा इनरोल्ड है और वो बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में उसी समय जाता है जब स्कूल खुला हो, तब तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही क्लियर है, मैंने सभी को कह दिया और इस पर हम लोग सख्ती करेंगे। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल वहम है, ये पेरेंट्स के मन में वहम है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई अच्छी होती है और सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं होती। देखिए, जो हमारे सरकारी टीचर हैं
वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ये बिल्कुल अभिभावक के मन में बैठ लेना चाहिए। और जो कोचिंग सेंटर का संचालक है और जो कोचिंग सेंटर का टीचर है, उन्होंने तो कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया है। अब आप सोच सकते हैं कि उस कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाई होती होगी। तो यह अभिभावक को सोचना है कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था में वो जो ठूस के, मतलब हम देखे हैं कि तो कोचिंग सेंटर मैंने देखा है मधुबनी में, मेन गली में मैंने देखा था कि 12 फीट बाय 12 फीट के कमरे में ठूस के भरा हुआ है। और कुछ कोचिंग सेंटर तो 500 हजार लोगों को बैठा के पढ़ाते हैं। पता नहीं क्या व्यवस्था, क्या पढ़ाते होंगे पता नहीं, और पढ़ते भी हैं नहीं पढ़ते हैं, और क्या व्यवस्था है, मैं बड़ा हैरान हूँ। कुछ तो एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है, मतलब प्रचार प्रसार पे कि बहुत पढ़ाई हो रही है, बहुत फलाना हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है, देखिए हम भी पढ़े हुए हैं, मैं तो IIT का हूँ, अहमदाबाद में MBA का हूँ, PhD हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो शिक्षा स्कूल में मिलती है वो किसी भी हालत में आपका कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगी। कोचिंग सेंटर में आप रट सकते हैं, कोचिंग सेंटर में तोते की तरह रटा सकता है, कोचिंग सेंटर में बिल्कुल मतलब मशीन की तरह पढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षा जिसको कहते हैं ना, एजुकेशन, वो केवल स्कूल में मिलेगी। ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। मैं शिक्षा प्राप्त किया, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं IIT किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ के नहीं गया था, मैंने अपनी किताबें पढ़ी, स्कूल के जाता था। IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट किया, मैं कोई कोचिंग सेंटर में थोड़ा गया। IAS में मैं कोचिंग सेंटर में नहीं गया, सोचिए। IAS भी मैं अपना घर जाता था, घर में बैठा पढ़ाई किया, पास हो गया। कोचिंग सेंटर पर बच्चों को भेजना ये केवल एक मतलब ये केवल एक मतलब दिमाग में बैठ गया है कि भाई कोचिंग सेंटर में पढ़ाई होती है। और कभी कभी मैं देखता हूँ, मतलब यूट्यूब में कभी देखता हूँ, मतलब प्रचार कर रहे हैं, ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे कोई कोचिंग सेंटर में भर्ती करा दीजिए तो आपका बच्चा पढ़ लेगा, और ये बिल्कुल गलतफहमी है। तो मैं ये कहूँगा अभिभावक से, भाई आपको बाद में पढ़ाना, जब पढ़ाना पढ़ाइए ना, आप स्कूल आवर के बाद पढ़ाइए, स्कूल शाम को जाके पढ़ाइए ना, 2 घंटा 3 घंटा जाइए पढ़ाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्कूल आवर में जो बेसिक शिक्षा है वो ग्रहण करना पड़ेगा। और उस समय उस बच्चे को अगर कोचिंग सेंटर में भेजेंगे और कोचिंग सेंटर उसको एडमिट कर लेगा तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी आज कार्यक्रम से पहले कहा कि टीचर और हेडमास्टर नोटिस दे दीजिए कि अगर आपको इतना ही रुचि है और इतना ही आपकी इच्छा है कि बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़े तो पढ़े, वहीं जाकर पढ़े। आपको लगता है, देखिए अभिभावक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जज ऑफ स्टूडेंट। उसको लगता है कि मेरा बच्चा कोचिंग सेंटर में ही ज्ञान प्राप्त करेगा तो वहीं ज्ञान से, अब स्कूल से उसका नाम काट दीजिए। तो ये बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। और हम लोग को यूनिवर्सल एजुकेशन और RT में ये है कि हर बच्चे को शिक्षा देने का कर्तव्य सरकार का है। लेकिन अगर अभिभावक यह समझ लें कि हमको कोचिंग सेंटर में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से नाम कटवा के ले जाए ना, अपना कोचिंग सेंटर वहीं रहे। आप क्यों यहाँ पे हम लोग का समय व्यर्थ कर रहे हैं? जो बच गए हैं उनको अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो ये थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, बोथ इन कोचिंग सेंटर्स और बोथ स्कूल में भी, कि बच्चे स्कूल में आए, समय पे पढ़े और समय पे पढ़ाया जाए। सर, आज का आखिरी सवाल सोनू कुमार, टीचर UMS सुल्तानपुर, कक्षा 9वीं और 10वीं भागलपुर से। सर, BPSC टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो नियमावली 2023 में बनाई गई है उसमें BPSC शिक्षक जो अब राज्य कर्मी हैं उनको मिलने वाली किसी भी प्रकार के लीव्स या जिक्र नहीं है, जिससे टीचर्स को कोई प्रॉपर जानकारी नहीं हो पा रही है अपने लीव्स और उनके रूल्स के बारे में। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इसके विषय में विभाग की तरफ से एक लीव रूल और उसके प्रोसेस के बारे में कोई नोटिस या गाइडलाइंस इशू करवा दें, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी का अभाव होने के कारण HT या HM या BEO के द्वारा टीचर्स को परेशान होना पड़ता है। देखिए, हम लोगों ने गाइडलाइंस फ्रेम कर लिए और मेरे ख्याल से मैंने पिछले बारे में ही कहा था कि किस प्रकार की छुट्टी किस प्रकार के टीचर्स को कब मिलेगी। बिल्कुल पूरा गाइडलाइंस है, बन गया है। और कितने दिन में किसको अप्रूव करना है ये भी लिखा हुआ है कि CL को 1 दिन में अप्रूव करना है और बाकी सारे छुट्टियां 7 दिन में
जो डीओ हैं वो अप्रूव करेंगे। ये बिल्कुल हम लोगों ने गाइडलाइंस बना ली है, कितने दिन की छुट्टी, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, सब मिलेगी। और ये भी लिख दिया है कि आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको ई शिक्षा कोर्स से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपका अप्रूवल भी ऑनलाइन आना है। अगर 7 दिन में डीओ और हेडमास्टर ने निर्णय नहीं लिया, मतलब डीओ ने 7 दिन, सीएल तो एक ही दिन का है, उसी दिन अप्रूवल है, अगर 7 दिन में डीओ ने निर्णय नहीं लिया तो वो छुट्टी मानी जाएगी, अप्रूव्ड मानी जाएगी, मतलब डिफ़ॉल्ट। अगर 7 दिन में वो स्वीकृत करता है तो ठीक है, 7 दिन में अस्वीकृत करता है तो ठीक है। लेकिन अगर 7 दिन में वो लेके बैठ गया, उसने कोई निर्णय नहीं लिया, तो स्वतः वो छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। ये मैंने टीचर के पक्ष में ये निर्णय लिया है हम लोगों ने, और ये वेटिंग में गया है रूल, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ये गाइडलाइंस इशू हो जाएंगी। लेकिन पूरा फ्रेम हो गया है और इस पर पूरा हमारी चर्चा हो गई है, और ये गाइडलाइंस निर्गत होगा कि किसको कितने दिन में छुट्टी स्वीकृत होगी, और अगर किसी ने स्वीकृति में लापरवाही की तो ऑटोमेटिकली वो स्वीकृत हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और कौन कौन कहाँ अप्लाई करेगा ऑनलाइन, यह भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी शिक्षा की बात हर शनिवार के साथ।